सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में समझ लिया था अच्छे से। इस लेक्चर में हम फंजाई किंगडम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए, हम भी मार्कर उठा लेते हैं आपके सामने और हेडिंग लगाते हैं फंजाई किंगडम। जैसा कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की टेबल में समझ लिया था कि फंजाई के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, हेट्रोट्रोफिक होता है बेसिकली। यानी कि हेट्रोट्रोफिक के अंदर भी वो कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर क्या करते हैं, ये फीड करते हैं बेसिकली। तो वही सबसे पहली लाइन लिखते हैं, तो एरो लगा के आप लिख सकते हैं ऑल आर। इसके अंदर जितने भी मेंबर आते हैं वो सभी ऑल आर हेट्रोट्रोफिक। वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं। हेट्रो का मतलब ही होता है दूसरा और ट्रोफिक का मतलब है न्यूट्रिशन। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें हेट्रोट्रोफिक आप बोल सकते हो। हेट्रोट्रोफिक का ही एक टाइप होता है सेप्रोफिटिक। हेट्रोट्रोफिक के भी अंदर ये मोस्टली कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर अपने एंजाइम्स डालते हैं और जब बॉडी के बाहर उसका डाइजेशन हो जाता है फूड का, तब उस फूड में से न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बेसिकली। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक बोलते हैं। और हमने समझा था टेबल के अंदर कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं भाई। मोनेरा किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर भी यूनिसेलुलर आते हैं, लेकिन फंजाई और प्लांटी एनिमेलिया इन तीनों में कैसे आते हैं, मल्टी सेलुलर आते हैं। तो यहां पे लिखते हैं ऑल आर मल्टी सेलुलर। सभी कैसे होते हैं भाई, मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था केवल मोनेरा किंगडम के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल आता है, बाकी सभी किंगडम यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इन चारों के अंदर यूकैरियोटिक सेल आता है बेसिकली। तो वो भी लिख लेते हैं ऑल आर मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसलिए यहीं पे लिखते हैं एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट जो होता है वो एक्सेप्शन है भाई। अब यीस्ट के अंदर क्या होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है या यूकैरियोटिक होता है, वो भी लिख लेते हैं। जो यीस्ट होता है ना, ये यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसलिए ये इस बात का, इस लाइन का क्या हो गया है, एक्सेप्शन हो गया है। यीस्ट जो होता है ये यूकैरियोटिक तो होता ही है, यूकैरियोटिक होता ही है, प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। यानी कि ये इस लाइन का एक्सेप्शन तो नहीं है, बट इसका क्या है, ये एक्सेप्शन है, इसलिए एक्सेप्ट करके लिखा है हमने यीस्ट। यीस्ट यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक भी होता है बेसिकली। फंजाई की जो बॉडी होती है, इसके अंदर एक सेल का तो केवल यीस्ट है, बाकी जो फंजाई होते हैं वो सभी मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुत सारे सेल हैं। वो सेल जुड़कर टिश्यू बनाने का प्रयास तो करते हैं, ट्राई तो करते हैं, बट वो टिश्यू लूज रह जाता है। इसीलिए इनकी बॉडी को कहा जाता है थैलॉइड बॉडी। क्या कहा जाता है, थैलॉइड बॉडी। यानी कि एक थैले जैसी, जैसे एक थैला होता है उसी प्रकार इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल पड़े होते हैं और वो लूज टिश्यू का कंस्ट्रक्शन करते हैं। थैलॉइड बॉडी जिसके अंदर क्या मिलता है, लूज टिश्यू सिस्टम मिलता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। थैलॉइड बॉडी है यहाँ पे, जहाँ पे लूज टिश्यू सिस्टम मिल रहा है। टिश्यू बन तो रहा है लेकिन वो भी इतना टाइट नहीं है, उसके सेल्स अभी लूजली पड़े हुए हैं। अंडरस्टूड और नॉट। अगर हम इसके आगे बात करते हैं कि भाई ये जो फंजाई होते हैं इनके अंदर डाइवर्सिटी किसके अंदर मिलती है, फंजाई के बारे में एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, मोस्ट डाइवर्स किंगडम, ये वर्ड लिखा हुआ है भाई, मोस्ट डाइवर्स किंगडम। यानी कि इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत मिलती है। तो कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके अंदर डाइवर्सिटी मिलती है, उसकी बात करते हैं। किस फैक्टर में मिलती है, यहीं पे लिख देते हैं भाई। एक तो इनकी मोर्फोलॉजी में, किसके अंदर, मोर्फोलॉजी में। मोर्फोलॉजी का मतलब है बाहरी बनावट, बाहर से फंजाई कैसा दिखता है। अलग अलग तरह के फंजाई बाहर से अलग अलग दिखते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है फंजाई की मोर्फोलॉजी के अंदर, उसकी बाहरी संरचनाओं के अंदर। और अगला जो फैक्टर आता है वो आता है इसका हैबिटेट। फंजाई जो है अलग अलग हैबिटेट में मिलते हैं, अलग अलग टाइप के फंजाई जो है, यानी कि इनके हैबिटेट में, निवास स्थान में और इनकी मॉर्फोलॉजी में, बाहरी संरचनाओं में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं मिलती है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। इसलिए एनसीईआरटी ने इसे कहा है मोस्ट डाइवर्स किंगडम है भाई ये इन पांचों में से। अंडरस्टूड। इनके हैबिटेट की बात करते हैं भाई, ये कहाँ कहाँ मिल सकता है फंजाई का। अगर मैं लिखूं आपके सामने हैबिटेट कि फंजाई कहाँ कहाँ मिल सकता है भाई, तो एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है
कोस्मोपोलिटन। फंजाई कैसे होते हैं? कोस्मोपोलिटन होते हैं। इस वर्ड का मतलब समझना भाई, कोस्मोपोलिटन उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो एवरीवेयर मिलता है, यानी कि दुनिया की सभी जगहों पर फंजाई मिल सकते हैं, चाहे वो जगह हवा हो, चाहे वो जगह पानी हो, वाटर हो, और चाहे वो जगह मिट्टी हो, सॉइल हो। इन तीनों जगह पर फंजाई मिल सकता है, यानी कि वो एवरीवेयर मिल सकता है, इसलिए फंजाई को बोला जाता है कोस्मोपोलिटन ऑर्गेनिजम्स। कॉस्मोपोलिटन किसे बोलेंगे? फंजाई को बोलेंगे बेसिकली। एनसीईआरटी का वर्ड है कॉस्मोपोलिटन, जिसका मतलब है सभी जगह। इसके अलावा फंजाई जो होते हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं भाई। पैरासाइट, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट की तरह भी ये रह सकते हैं। उसके अलावा हैबिटेट अगर मैं लिखूं कि भाई ये पानी में मिलते हैं या धरातल पे मिलते हैं, तो मोस्टली क्या होते हैं? ये मोस्टली टेरेशियल होते हैं। मोस्टली होते हैं टेरेशियल, यानी कि जमीन पर मिलते हैं मोस्टली। लेकिन कुछ होते हैं जो एक्वेटिक हो सकते हैं भाई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सम एक्वेटिक, सम आर एक्वेटिक आप लिख सकते हैं। ज्यादातर जो फंजाई होते हैं वो जमीन पर ही मिलते हैं, टेरेशियल ही होते हैं, धरती पर ही मिलते हैं। इस वर्ड को बहुत ध्यान से नोट करेंगे भाई। हम फंजाई किंगडम पढ़ रहे हैं, ज्यादातर कहाँ पे मिलते हैं? धरती पर मिलते हैं। यहीं पे आप एक बात नोट कर सकते हो कि जो एल्गी होते हैं, एल्गी, ये मोस्टली कैसे होते हैं? ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जबकि फंजाई मोस्टली कैसे होते हैं? टेरेशियल होते हैं। ये दो डिफरेंस है भाई, मेन डिफरेंस एल्गी और फंजाई के अंदर। एल्गी जो है ज्यादातर पानी में ही मिलेंगे, फंजाई जो है वो ज्यादातर धरती पर मिलेंगे, टेरेशियल फॉर्म में मिलेंगे। तो इतनी लाइनें आप नोट कर सकते हैं। एक और लाइन लिख देते हैं आपके लिए कि ये ज्यादातर कहां पे ग्रो करते हैं? दे ग्रो इन मॉइस्ट, यानी कि जहां पे मॉइस्चर हो, नमी हो, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ह्यूमिड प्लेसेस, ऐसे स्थानों पर ये वर्दी करते हैं, ग्रो करते हैं जहां पे नमी होती है और आर्द्रता होती है। ऐसे स्थानों पर ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, फंजाई जो होते हैं बेसिकली। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेसिकली इसको इरेज करते हैं। हमने हैबिटेट समझ लिया है भाई, फंजाई का हैबिटेट कैसा हो सकता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं फंजाई के कुछ कॉमन एग्जांपल्स के बारे में, जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन्ड है भाई। देखो, सबसे पहला तो अगर आपको फील नहीं आ रहा है कि यार ये फंजाई है क्या, पेड़ तो हमें दिखाई देते हैं, एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं, ये फंजाई क्या है भाई, अगर आपने देखा ही नहीं है तो बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं आपके सामने लिखूं एग्जाम्पल की फॉर्म में कि आप एक मोइस्ट ब्रेड लीजिए, क्या लीजिए? मोइस्ट ब्रेड लीजिए। इस ब्रेड को आप 2-3 दिन तक ऐसे ही एक स्थान पर रख दीजिए, छेड़खानी बिल्कुल मत कीजिए, तो आप देखोगे कि इस रोटी के ऊपर एक जाल जैसा बन जाता है, व्हाइट कलर की रस्टिंग बन जाती है, व्हाइट कलर का जाल बन जाता है। उसी को बोलते हैं मोल्ड। क्या बोलते हैं? मोल्ड। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? डेवलप मोल्ड। इसके ऊपर मोल्ड क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। इसी मोल्ड को आप फंजाई भी बोल सकते हो। इसके ऊपर मोल्ड डेवलप हो जाएगा या फंजाई डेवलप हो जाएगा। इसी फंजाई का नाम राइजोपस है, वो आगे लिखेंगे। अभी इतना समझो कि रोटी को अगर ऐसे ही रख दिया है, गीली रोटी को, तो उसके ऊपर फंजाई क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं, यानी कि जाल बन जाता है एक तंतुओं का। उसी जाल को क्या बोल सकते हो आप? फंजाई बोल सकते हो। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर कोई फ्रूट सड़ रहा है ना, यानी कि रोटन फ्रूट है आपका, रोटन फ्रूट है, तो इस रोटन फ्रूट के ऊपर भी आपको एक जाल जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, इसे भी आप क्या बोल सकते हैं? फंजाई बोल सकते हैं। रोटन फ्रूट का एग्जांपल आप चाहो तो ऑरेंज रोट लिख सकते हो। ऑरेंज रोट जो है, ऑरेंज के ऊपर मिलने वाले फंजाई होते हैं, ऑरेंज रोट बेसिकली, है ना। ऑरेंज रोट आप ऐसा कह सकते हो कि एक सिम्टम है जिसके अंदर ऑरेंज के ऊपर क्या लग जाते हैं? फंजाई लग जाते हैं। तो ये दो लाइनें एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई है भाई। अगली लाइन में आपके सामने लिखता हूं एग्जाम्पल के फॉर्म में। आपने कॉमन मशरूम का नाम तो सुना ही होगा, कॉमन मशरूम,
ये भी क्या होता है, फंजाई होता है। मशरूम वही जो खेतों में लगता है, जिसकी सब्जी भी बनती है ना, कॉमन मशरूम, ये क्या होता है, ये भी फंजाई ही होता है। ये ऐसा फंजाई होता है जिसको आप खा सकते हो, और ऐसी चीज जिसको खा सकते हो उसी को क्या बोलते हैं, इडिबल बोलते हैं। तो ये इडिबल फंजाई होता है बेसिकली, जिसको आप खा सकते हो। कुछ ऐसा फंजाई भी होता है जिसका नाम लिख रहा हूं आपके सामने, टोड स्टूल्स, अगर आपने नाम सुना हो। टोड स्टूल्स भी क्या होता है, एक फंजाई ही होता है। ये फंजाई होता है जहरीला, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, टॉक्सिक, इसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, जहर होता है। अगर इसके अंदर जहर है तो ऑब्वियसली इसे खा नहीं पाएंगे ना, ये इडेबल हो नहीं सकता है। ये कैसा होता है, ये नॉन इडेबल फंजाई होता है। तो ये दो लाइंस जो है मेंशन की गई है एनसीईआरटी में। उसके अलावा एक लाइन जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है, अगर मैं आपके सामने लिख दूं यूनिसेलुलर फंजाई का नाम बताओ, देखें। ऐसा फंजाई जो एक ही सेल का बना होता है, वो यीस्ट होता है भाई। ये सेल ऑब्वियसली यूकेरियोटिक ही होता है, बट ये होता कैसा है, यूनिसेलुलर होता है बेसिकली। तो ये कुछ एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइनें हैं जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इडेबल का मतलब है ऐसा फंजाई जिसे आप खा सको। नॉन इडेबल का मतलब है जिसे खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते, इसमें जहर है। इसका नाम क्या है, टोड स्टूल इसका नाम है बेसिकली। यूनिसेलुलर के अंदर आता है यीस्ट। अब कुछ डिजीज लिख रखी है एनसीईआरटी ने, उसके बारे में भी आपके सामने लिखता हूं। एनसीईआरटी ने लिखा है कि व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। एनसीईआरटी लिखती है व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। जो मस्टर्ड है सरसों, उसकी पत्तियों के ऊपर जो सफेद कलर के स्पॉट हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, मस्टर्ड लीव्स लिख लो, है ना, मस्टर्ड की पत्तियों के ऊपर जो दाग हो जाते हैं, वो कौन करता है, हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वो करता है एल्ब्यूगो। कौन करता है, एल्ब्यूगो। अब इसे याद कैसे रखोगे वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये पत्तियों के ऊपर मिल रहा है भाई, तो ये कैसा होता है, वहां पे पेरासाइट होता है बेसिकली। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, ये पेरासाइट की फॉर्म में मस्टर्ड की पत्तियों के ऊपर सफेद कलर के क्या बनाता है, स्पॉट बनाता है, दाग बनाता है। इसका नाम क्या है, एल्ब्यूगो है। ट्रिक देखो मैं आपके लिए जनरेट करता हूं बेसिकली। सफेद, इसको याद रखते हैं सफेद से, व्हाइट है तो सफेद। मस्टर्ड को याद रखते हैं मामा से, सफेद मामा। एल्ब्यूगो को याद रखेंगे अब, और गो को बोल देंगे जाओ। तो इसकी ट्रिक है ये कुछ ऐसे, सफेद मामा अब जाओ। सफेद का मतलब है व्हाइट, मामा का मतलब है मस्टर्ड। यानी कि मस्टर्ड की पत्तियों के ऊपर जो व्हाइट कलर के स्पॉट करता है वो कौन है, अब जाओ, एल्ब्यूगो। अब जाओ से एल्ब्यूगो बन जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जांपल है कि सरसों की पत्तियों के ऊपर कौन स्पॉट बनाता है भाई, एल्ब्यूगो बनाता है। इस ट्रिक से आप क्या करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे और याद करेंगे, जिससे आप अच्छे से याद कर पाएंगे। अगला जो डिजीज लिखती है एनसीईआरटी वो है वीट का रस्ट। जो गेहूं के ऊपर रस्ट बनती है भाई, वो कौन सा फंजाई बनाता है, वो बनाता है पक्सीनिया। कौन बनाता है उसे, उसे बनाता है पक्सीनिया। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे भाई, वीट के ऊपर रस्ट कौन बनाता है भाई, पक्सीनिया बनाता है। तो अच्छे से नोट करें इसको। एंटीबायोटिक्स कौन बनाता है, ये भी एनसीईआरटी लिखती है। तो यहां पे आप लिखेंगे सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कौन बनाता है भाई, एंटीबायोटिक्स वो होती है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब बैक्टीरिया। ऐसी दवाइयां जो बैक्टीरिया को मारने के लिए काम करती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ज्यादातर जो एंटीबायोटिक्स है वो फंजाई से ही बनाई जाती है। वो कौन सा फंजाई है जिससे बनाई जाती है बेसिकली, वो है पेनिसिलियम। कौन है वो है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम वो फंजाई है जिससे क्या बनाई जाती है, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। एक्चुअली में जो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी वो पेनिसिलियम के फॉर्म में ही हुई थी, इसलिए इस एग्जांपल को एनसीईआरटी ने इतना जोर देके मेंशन किया है बेसिकली। सो यू कैन नोट दिस एंड अंडरस्टैंड दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन प्लीज। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके नोट कर लिया है भाई। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। फंजाई के अंदर कैसा कैसा न्यूट्रिशन मिल सकता है, यानी कि फंजाई कैसे अपना जो खाना है उसे प्राप्त करते हैं, कैसे एनर्जी को रिसीव करते हैं, डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है उसके अंदर। न्यूट्रिशन के लिए हमने समझ लिया है कि मोस्टली फंजाई कैसे होते हैं भाई, सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब भी आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं भाई। न्यूट्रिशन इन फंजाई हम लिख रहे हैं,
न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई के अंदर कैसा कैसा न्यूट्रिशन हो सकता है? मोस्टली कैसे होते हैं ये? मोस्टली तो ये सेप्रोफिटिक ही होते हैं भाई। सेप्रोफिटिक का मतलब समझ लो सपोज करो ये कोई फंजाई है, ये रहा फंजाई। इस फंजाई के पास यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है ये? ऑर्गेनिक मैटर है। ये फंजाई चाहता है कि इस ऑर्गेनिक मैटर को अपने फूड की तरह ये यूज करें। तो ये फंजाई करता क्या है? अपनी बॉडी में से कुछ एंजाइम को रिलीज करता है और इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डाल देता है। ये ब्लू कलर से क्या आ रहे हैं भाई? ये एंजाइम्स आ रहे हैं। जब किसी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एंजाइम्स गिरते हैं तो उसका क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। इसके अंदर ग्रीन कलर से न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं। ऑर्गेनिक मैटर में न्यूट्रिएंट्स पहले से थे, डाइजेशन होने के बाद वो न्यूट्रिएंट छोटे छोटे पोर्शन में कन्वर्ट हो गए। ये जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको ये फंजाई क्या करता है? वापस एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब। ये जो न्यूट्रिशन है इसी को बोला जाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। कि भाई बॉडी के अंदर फूड को नहीं लिया है, बाहर ही फूड रखा है, उसके ऊपर एंजाइम्स डाले हैं और डाइजेशन के बाद जो कंपोनेंट बन गए उसे एब्जॉर्ब कर लिया है बेसिकली। तो इसे बोलते हैं सेप्रोफिटिक। मोस्टली फंजाई ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ फंजाई होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में भी मिलते हैं भाई। कुछ फंजाई सम आर पैरासिटिक। आप कहोगे सर एग्जांपल भी बता दो। अभी अभी देखा था एल्ब्यूको कहाँ मिलता है? मस्टर्ड की पत्तियों के ऊपर व्हाइट स्पॉट बना देता है एल्ब्यूको। तो कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक भी होते हैं भाई। सिम्बायोटिक भी एक टाइप का न्यूट्रिशन है भाई। इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं और दोनों को प्रॉफिट होता है। वो दोनों साथ साथ रहकर अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस में दोनों को प्रॉफिट होता है बेसिकली, उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक। फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन शो करता है क्योंकि फंजाई दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ भी सकता है भाई। यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या जुड़ सकता है, कहाँ कहाँ जुड़ सकता है। अगर फंजाई जुड़ जाता है हायर प्लांट की रूट्स के साथ, हायर प्लांट्स की रूट के साथ अगर जुड़ जाता है फंजाई तो ये बना लेता है माइकोराइजा। क्या बना लेता है? माइकोराइजा बना लेता है। माइको वर्ड का मतलब ही होता है फंजाई और राइजा का मतलब होता है रूट्स। अगर फंजाई रूट्स के साथ जुड़ गया है, हायर प्लांट की रूट्स के साथ, तब उसे बोलते हैं माइकोराइजा ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर ये दोनों तो होते ही हैं और यहाँ पे दोनों को प्रॉफिट हो रहा है भाई। पेड़ को भी प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे फंजाई को भी प्रॉफिट हो रहा है। फंजाई को ये प्रॉफिट हो रहा है कि उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। जब पेड़ फोटोसिंथेसिस करेगा तो उस फोटोसिंथेसिस की ग्लूकोज को फंजाई भी ले लेगा और इस पेड़ को ये फायदा हो रहा है कि फंजाई बहुत जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट को हेल्प मिल जाएगी बेसिकली। हालांकि माइकोराइजा की बात आगे और करेंगे डिटेल में, अभी बस ऐसे ही बेसिक्स बता रहा हूँ। फंजाई अगर एल्गी के साथ जुड़ जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है? एल्गी के साथ, तो ये बना लेता है लाइकेन्स। क्या बना लेता है? लाइकेन्स बना लेता है। तो लाइकेन और माइकोराइजा की डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे, पहले फंजाई किंगडम को डिस्कस करते हैं अच्छे से। फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। दो एग्जांपल आपके सामने है भाई, माइकोराइजा और लाइकेन्स, ये सिम्बायोटिक फंजाई के एग्जांपल्स है। और जो पैरासिटिक फंजाई है उसमें एल्ब्यूको लिखाई है। मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं और अपना न्यूट्रिशन कुछ ऐसे प्राप्त करते हैं। तो ये है न्यूट्रिशन ऑफ द फंजाई। यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। उम्मीद करते हैं पॉज करके आपने नोट कर लिया है भाई। आगे बढ़ेंगे अब बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। फंजाई की बॉडी कैसी होती है भाई? अभी मैंने एक वर्ड बोल दिया, जाल जैसी होती है। उस जाल को समझाएंगे आपको कैसी है। तो अगला कैरेक्टर लिख रहे हैं फंजाई का, जो कि है बॉडी स्ट्रक्चर्स। बॉडी स्ट्रक्चर्स, फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर हो सकता है भाई। यूनिसेलुलर जैसे कि कौन होता है? यीस्ट होता है। फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अगर फंजाई मल्टी सेलुलर है तो वो अलग अलग सेल्स को फैलाए हुए नहीं रखता, वो एक फिलामेंट की फॉर्म में अरेंज कर लेता है, उसी को बोलते हैं फिलामेंटस फंजाई। तो ये क्या बना लेता है? फिलामेंटस फंजाई बना लेता है, एक फिलामेंट बना लेता है बेसिकली। उसी फिलामेंट की हम बात यहाँ पे करेंगे कि फिलामेंट कैसा दिखाई देता है। अगर मैं आपके सामने एक फिलामेंट ड्रॉ करूं, कुछ ऐसा, कैसा? कुछ ऐसा फिलामेंट ड्रॉ करता हूं आपके सामने। इस फिलामेंट के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? सेल्स होंगे। अगर उन सेल के बीच बीच में सेल वॉल बनी है, क्या बनी है? सेल वॉल। ये देखो इतने सारे सेल्स बने हुए हैं। क्या ये मल्टी सेलुलर चीज है कोई? बिल्कुल है।
इसी का नाम है फंजाई का फिलामेंट। क्या नाम है? फंजाई का फिलामेंट। एक फिलामेंट ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, जिसके अंदर सेल्स तो बहुत सारे बने थे लेकिन इन सेल्स के बीच बीच में सेप्टम नहीं बने। ये जो दीवार है, सेल वॉल है, इसी को क्या बोलेंगे? सेप्टम बोलेंगे। तो मैंने आपके सामने फंजाई का फिलामेंट लिखा है, इसी फिलामेंट को बोला जाता है हाइफी। क्या बोला जाता है बच्चों? हाइफी बोला जाता है। इस हाइफी के दो टाइप हो सकते हैं। ऐसा हाइफी जिसके अंदर सेप्टा बने हुए हैं, सेल वॉल बनी हुई है, उसे बोलेंगे सेप्टेट। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे सेप्टेट हाइफी। जिसके अंदर सेप्टा नहीं बने उसे बोलेंगे एसेप्टेट हाइफी। इसी को क्या बोलेंगे? एसेप्टेट हाइफी बोलेंगे। तो हाइफी क्या होता है? फंजाई का फिलामेंट होता है, एक धागा। उस धागे के अंदर अगर सेल्स के बाहर सेल वॉल बनी हुई है तब तो बोलेंगे सेप्टेट हाइफी। अगर सेल वॉल नहीं है तो क्या बोलेंगे? एसेप्टेट हाइफी बोल देंगे। आप अगर बहुत ध्यान से देखो, यहां एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, तो यहां पे लिख लेते हैं वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन वन सेल। इस कंडीशन को अगर आप देखो एसेप्टेट को, यहां पर सेप्टा ही नहीं है भाई। आप कह सकते थे कि ये सेल्स बनने वाले थे लेकिन सेल वॉल बनी ही नहीं, इसलिए ये अलग अलग सेल है ही नहीं, ये पूरा फिलामेंट एक ही सेल माना जाएगा। यहां पे लिखेंगे वन सेल कंटेन्स मेनी न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस क्या है? यहां पर प्रेजेंट है बेसिकली। इसी कंडीशन को बोलते हैं सिनशियल कंडीशन। सिनशियल या फिर इसी को सिनोसाइट कंडीशन भी बोलते हैं। सिनशियल या सिनोसाइट कंडीशन किसे बोलते हैं? बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड जो कंडीशन होती है, जहां पर एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं। मल्टी का मतलब बहुत सारे, न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस। ऐसी कंडीशन जिसमें एक सेल में बहुत से न्यूक्लियस मिलते हैं, ये पूरा फिलामेंट एक सेल माना जाएगा। इसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस है, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। इसी कंडीशन का नाम होता है सिनशियल और सिनोसाइट बेसिकली। तो ये दोनों लाइनें आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। देखो ये जो फिलामेंट है ये बेसिकली लंबा है भाई, लॉन्ग है ना। ये सिलेंडर लाइक है। आप ये भी कह सकते हो कि ये धागे जैसा है, यानी कि ये थ्रेड लाइक है, ऐसा भी आप कह सकते हो। ये बातें दोनों के ऊपर वैलिड है भाई। ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, ये भी सिलेंडर लाइक है, ये भी सिलेंडर लाइक है, ये भी थ्रेड लाइक है और ये भी थ्रेड लाइक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और लिखते हैं कुछ बातें इन्हीं के बारे में। ये मैंने जो आपको बना के दिखाए हैं ये हाइफी के टाइप से भाई। हाइफी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सेप्टेट वाला बढ़िया और एक एसेप्टेट वाला। फंजाई जो होता है उसके चार ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? चार ग्रुप होते हैं। अभी देखना समझना, फंजाई जो है, फंजाई इसके चार ग्रुप होते हैं। चारों को दो वर्ग में डिवाइड करता हूं मैं। एक तो होता है लोअर फंजाई जो पुराने टाइप के हैं, एक होते हैं हायर फंजाई जो एडवांस टाइप के हैं बेसिकली। लोअर फंजाई के अंदर आता है फाइकोमाइसिटीज। कौन आता है? फाइकोमाइसिटीज। हायर फंजाई के अंदर आता है एसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, इसको एस्कोमाइसिटीज भी बोलते हैं। एनसीईआरटी ने एस्को ही लिखा है भाई। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो हायर फंजाई के अंदर तीन ग्रुप आते हैं फंजाई के, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। लोअर के अंदर एक ही आता है फाइकोमाइसिटीज। ये पुराने टाइप के फंजाई है और ये एडवांस विकसित टाइप के क्या है? फंजाई है बेसिकली। ये जो सेप्टेट होते हैं कहां पर कौन सा मिलता है? जो एसेप्टेट होता है ये केवल मिलता है फाइकोमाइसिटीज में। फाउंड इन फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज ये केवल फाइकोमाइसिटीज में मिलेगा भाई। ये कहां कहां मिल सकता है? फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो इन वर्ड्स को कैसे याद रखोगे, मैं याद भी करवा देता हूं भाई। ये जो ग्रुप्स के नाम है इसमें आ रहा है माइसिटीज, इसे आप याद रखेंगे मेरा सिटी यानी कि मेरा शहर, है ना। सभी वर्ड्स के पीछे आ रहा है फाइकोमाइसिटीज, एसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज।
इसको याद रखोगे एसिड से, इसे याद रख लोगे बेस से, इसको याद रख लोगे डबल से, ड्यूटेरो यानी डबल। तो एसिड है, बेस है, डबल है और फाइको है, पीछे सबके क्या लगाना है, माई सिटीज मेरा शहर लगाना है। तो ऐसे कुछ रिलेट करके नाम को आप याद कर लोगे। तो मैंने आपको हाइफी के टाइप्स बता दिए हैं, इनके अंदर क्या क्या कंडीशन होती है वो बता दी है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो फंजाई का स्ट्रक्चर होता है ये आखिर बनता कैसे है। यू प्लीज नोट दिस देन वी फर्दर मूव ऑन। तो पॉज करके नोट तो कर ही लिया है आपने। देखो फंजाई जो होता है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। फंजाई की जो बॉडी है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। इसके अंदर ये जो लाइंस बना रहा हूं बेसिकली ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे हैं बेसिकली। इस एक थ्रेड को क्या बोलते हैं बच्चों, अभी अभी हमने समझा, इसे बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं, हाइफी। और ये जो जाल बना है हाइफियों का, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों माइसीलियम। तो व्हाट इज माइसीलियम, इट इज ए नेटवर्क ऑफ हाइफी इन द बॉडी ऑफ फंजाई। फंजाई की बॉडी के अंदर मिल रहा है बेसिकली। फंजाई कुछ ऐसा ही जाल होता है। जब हमने सबसे पहले बात की थी कि रोटी को नमी में रखो आप, तब उसके ऊपर कुछ ऐसा जाल आपको दिखाई देगा। उस जाल के अंदर जो एक धागा होगा उसे हाइफी बोलेंगे और पूरी बॉडी को क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे बेसिकली। ये जो एक धागा है हाइफी वाला, ये दो टाइप का हो सकता है। अब भी जिसकी बात की, ये सेप्टेट भी हो सकता है और ये एसेप्टेट भी हो सकता है। सेप्टेट जिसके अंदर सेप्टा मिले, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस हो। एसेप्टेट जिसमें सेप्टा ना मिले, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो, है ना। तो ये कंडीशन कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है फाइकोमाइसिटीज के अंदर। ये कंडीशन कहाँ पे मिलती है, एस्कोमाइसिटीज में मिलती है, बेसिडियोमाइसिटीज में मिलती है और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर भी मिलती है। तो इतनी बात हमने कर ली है। जिस हाइफी का स्ट्रक्चर सेप्टेट होगा वहीं पे बनेगा सेप्टेट माइसीलियम। क्या बनेगा, सेप्टेट माइसीलियम। तो अगर माइसीलियम के अंदर का हाइफी सेप्टेट है तो क्या बनेगा, सेप्टेट माइसीलियम बनेगा। अगर हाइफी एसेप्टेट है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एसेप्टेट माइसीलियम बनेगा। तो माइसीलियम भी दो टाइप के हो सकते हैं भाई, सेप्टेट और एसेप्टेट। अगर सेप्टेट माइसीलियम होगा तो इसके अंदर फर्दर दो कंडीशन होगी, मार्कर रेड ले लेते हैं। अगर सेप्टेट है यानी कि देखो ऐसा है हाइफी, कुछ ऐसा, इसके अंदर सेप्टा बने हुए हैं। इस एक सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो अगर हैप्लॉइड कंडीशन में है, फंजाई हैप्लॉइड न्यूक्लियस को ही कंटेन करता है। इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, हमेशा ही हैप्लॉइड ही होगा। इसके अंदर एन कंडीशन ही मिलेगी। हैप्लॉइड का मतलब अगर सेल चैप्टर पढ़ा है थोरेक्स पे तो अच्छे से पता होगा, एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी मिल रही है उसे बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। अगर एक क्रोमोसोम दो कॉपी में अवेलेबल है, क्रोमोसोम 1 दो बार अवेलेबल है तो इसे बोलते हैं 2n कंडीशन। अगर एक क्रोमोसोम एक ही बार अवेलेबल है तो इसे बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। फंजाई के अंदर हमेशा ही क्या होती है, हैप्लॉइड कंडीशन ही होती है बेसिकली। हम ये बात कर रहे थे कि माइसीलियम के अंदर अगर सेल हैप्लॉइड है, हमेशा ही होते हैं। जो माइसीलियम सेप्टेड माइसीलियम है इसकी दो कंडीशन बता रहा हूं आपको, फिर से लिखना पड़ेगा शायद, नाम यहां पे लिख लेते हैं। सेप्टेट माइसीलियम की दो कंडीशन बता रहा हूं। जो सेप्टेड माइसीलियम है इसके अंदर मोनोकैरियोटिक कंडीशन हो सकती है। कौन सी कंडीशन, मोनोकैरियोटिक कंडीशन, या फिर यहाँ पे डाइकैरियोटिक कंडीशन भी हो सकती है। मोनो का मतलब ही होता है एक और डाई का मतलब ही होता है दो। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। यहां पर एक सेल के अंदर एक क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। यहां पर एक सेल के अंदर दो क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे। अब आप कहोगे अगर सेप्टेट है, सेप्टेट माइसीलियम है, तब तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस हो रहा था, अब ये दो कैसे हो रहे हैं। फंजाई के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है तो दो अलग अलग फंजाई के अलग अलग हाइफी, ये वाला हाइपी और ये वाला हाइपी, ये दोनों सेल क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं कुछ ऐसे, और ये पूरा क्या बन जाता है, ये वाला एक ही सेल बन जाता है। यानी कि एक सेल में दो न्यूक्लियस आ चुके हैं, दो सेल ने कंबाइन कर लिया है। कंबाइन करने के बाद एक सेल बन गया, उसके अंदर न्यूक्लियस कैसे हो गए, दो हो गए। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियन कंडीशन बोलते हैं बेसिकली। अब ये जो डाइकैरियन कंडीशन है ये कहां कहां पे हो सकती है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसे 2n नहीं बोलेंगे
क्योंकि दोनों न्यूक्लियस अभी जुड़े नहीं है भाई, ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और ये भी कैसा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो इसकी कंडीशन को बोलते हैं n+n कंडीशन। n+n कंडीशन किस किस ग्रुप के अंदर मिलती है, फाइको, बेसिडियो, ड्यूटेरो, उसकी बात करते हैं। ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है ये एस्कोमाइसिटीज के अंदर भी मिलती है और ये बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर भी मिलती है। एस्को के अंदर जो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम टाइम के लिए रहती है, वापस क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन बेसिडियो के अंदर जो होती है ये लॉन्ग लिव्ड होती है भाई, लंबे समय तक रहती है बेसिडियो के अंदर। तो ये है भाई फंजाई की बॉडी स्ट्रक्चर, जो मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक वर्ड को आप अच्छे से नोट करेंगे, रिपीटेड टाइम्स में पढ़ेंगे, तभी आप इन चीजों को एक्वायर कर पाएंगे। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। आपने पॉज करके नोट कर लिया है आई होप। अब बात करते हैं फंजाई की सेल वॉल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है फंजाई की सेल वॉल किसकी बनती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनती है भाई, है ना। इस काइटिन के बारे में एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, सबसे पहले तो लिखेंगे सेल वॉल किसकी बनती है भाई, इसके अंदर काइटिन होता है और पॉलीसेकेराइड होता है। सबसे ज्यादा काइटिन ही होता है, पॉलीसेकेराइड बहुत कम होता है। ये जो काइटिन है ये भी क्या है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड ही है। इसके अंदर भी छोटी छोटी मोनोसेकेराइड की बहुत सारी यूनिट्स होती है और उस यूनिट का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। उस यूनिट को बोलते हैं नाग। क्या बोलते हैं, नाग। नाग का पूरा नाम है एन एसिटाइल, क्या नाम है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ये नाम है पूरा नाग का। और ये यूनिट है किसकी, काइटिन की। और काइटिन कहां पर प्रेजेंट है, फंजाई की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है। इतना अगर पता है तो काफी पता है आपको फंजाई की सेल वॉल के बारे में। यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। अब हम बात करेंगे क्लासेस के बारे में। फंजाई के जो अभी ग्रुप्स मैंने बताए उन्हीं को एक बार फिर से बता रहा हूं। इस फंजाई की 4 क्लासेस बनाए गए हैं, 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं भाई। इन ग्रुप्स बनाने के लिए क्या बेसिस रखा है वो बेसिस लिखते हैं भाई। सबसे पहला बेसिस हमारे सामने है मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। क्या है, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम कैसा है इस पे डिपेंड करेगा। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। फ्रूटिंग बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे स्पोर्स बनते हैं। जब मैं आपको फंजाई का रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, तब वहां पे फ्रूटिंग बॉडी की बात करेंगे। अगला जो आता है वो आता है इनका बेसिकली मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ये तीनों एनसीईआरटी के वर्ड है, इसलिए इनमें कोई भी बदलाव किए बिना लिखना जरूरी है भाई। वैसा का वैसा लिखा है मैंने एनसीईआरटी में देखकर। 4 ग्रुप बनाए हैं फंजाई के। बेसिस क्या क्या रखे थे, सबसे पहला तो रखा था मोर्फोलॉजी कैसी है माइसीलियम की। उसके बाद रखा था फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन रही है, कितनी बन रही है। उसके बाद रखा था स्पोर बनने का तरीका क्या है, मोड क्या है, विधि क्या है। इन 3 तरीकों के आधार पे, 3 आधारों के आधार पे 4 ग्रुप्स बनाए थे किसके, फंजाई के। उन्हीं को लिखते हैं एक बार। जो फंजाई है इसके 2 सब कैटेगरी है भाई, एक तो लोअर फंजाई होता है और एक हायर फंजाई होता है। बेसिकली लोअर फंजाई के अंदर क्या आता है, इसके अंदर एक ही आता है भाई, अभी जिसकी बात की थी, इसके अंदर आता है फाइकोमाइसिटीज। क्या आता है, फाइकोमाइसिटीज। हायर फंजाई के अंदर फर्दर 3 आते हैं भाई, एक तो आता है एस्को, एक आता है बेसिडियो और एक क्या आता है ड्यूटेरो। इसके पीछे भी क्या लिखेंगे, माई सिटीज, मेरा शहर। इसके पीछे भी लिखेंगे माई सिटीज, मेरा शहर। इसके पीछे भी लिख देंगे माई सिटीज, मेरा शहर। तो कैसे याद करेंगे इन नेम को वो भी मैंने आपको सिखा दिया है, समझा दिया है भाई। इन ग्रुप्स के एग्जाम्पल भी पढ़ने बाकी है अभी, और इन ग्रुप्स के अंदर रिप्रोडक्शन के क्या क्या तरीके हैं वो भी पढ़ने बाकी है अभी, जिनकी बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन।